नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में 7वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सोच अपनी अपनी। किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति की व्यक्ति ही वाद विवाद है। किसी भी पक्ष और विपक्ष के तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है और दूसरा वक्ता विपक्ष में अपने विचार व्यक्त करता है। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। तो आज हम इन दो चित्रों को देखेंगे। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद कीजिए। तो हम अभी कक्षा में तो नहीं मिल सकते, लेकिन सोच जरूर सकते हैं कि इन दो चित्रों में क्या भेद है। तो यहाँ पर ये जो चित्र दिया गया है, यह गांव का चित्र है और यह शहर का, नगर का। तो पहला प्रश्न यह है कि दोनों चित्रों में क्या अंतर है। तो ये जो गांव का चित्र है उसमें नदी बह रही है, तालाब में लोग नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, ये कुम्हार है जो मटके बना रहा है। यहाँ पे घर कच्चे मकान है। यह बड़द गाड़ी है। कुछ लोग पानी भरते हुए जा रहे हैं और कपड़े सबके साधारण मामूली हैं, लेकिन गांव का वातावरण बिल्कुल शांत है। और यह नगर का चित्र है जहाँ पर दो तरफा सड़कें हैं। यह बहुत बड़ा रोड है। यहाँ पर लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? आधुनिक कपड़े पहनते हैं। यहाँ पक्के और बड़े बड़े मकान होते हैं, 2 मंजिला 3 मंजिला, और ज़्यादा वाहनों के कारण शोर बहुत रहता है। कुछ लोग सड़क पर चल रहे हैं। इस तरह इन दो चित्रों में यह अंतर है। दूसरा प्रश्न है, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है और क्यों? तो गांव के जीवन में सादगी और सरलता है। किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है। लोग शांति से अपना अपना काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, खेत में सब्जी और अनाज उगाते हैं जो खाते हैं, और उनके घर कैसे होते हैं? कच्चे होते हैं। लेकिन उनका जीवन प्रकृति के, कुदरत के बहुत नज़दीक होता है। और नगर का जीवन होता है, उसमें तड़क भड़क और बनावट ज़्यादा होती है। लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, मकान पक्के और बड़े बड़े होते हैं, और वह कहाँ का पानी पीते हैं? नल का पानी पीते हैं। और अनाज, फल, सब्जियां सब बाजार से खरीदकर खाते हैं।
नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर रहता है। लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती है और लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है। नगर के जीवन में अनेक दोष होते हुए भी मुझे यह जीवन ज़्यादा पसंद है। उसकी वजह यह है कि लोग शिक्षित और प्रगतिशील हैं। नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं, जिसके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की प्रगति में सहायक बनते हैं। उन्नति के लिए जितने अवसर नगर में हैं उतने गांव में नहीं हैं। इसलिए मुझे नगर का जीवन बहुत पसंद है। अगला प्रश्न है, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? तो इसका जवाब यह है कि तालाब चारों ओर से बंद होता है। उसमें बाहर की धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं। लोग तालाब के किनारे नहाते भी हैं, कपड़े भी धोते हैं और अपने जानवरों को भी नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। इसलिए यह जल पीने से हैजा, पेचिश जैसी बीमारियां हो सकती है। इसलिए यह पानी पीना योग्य नहीं है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए हुए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। तो हम इस पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। पहला मुद्दा है प्रदूषण। बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, यातायात, ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका जवाब यह है, प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं। एक पहलू उसकी अच्छाइयाँ बताता है और दूसरे में उसकी बुराइयाँ दिखाई जाती है। विज्ञान को भी इस कसौटी पर कसे तो सबसे पहले हम इसके अच्छे वाले पहलू देखेंगे। विज्ञान ने बिजली की खोज कर मानव जाति पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रिज, गीजर, लिफ्ट तथा बिजली से चलने वाली अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन है। डॉक्टरी पेशे में तमाम उपकरण, एलोपैथी दवाइयाँ विज्ञान ने ही हमें दी है। टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से मिले हैं। फिल्में और दूरदर्शन विज्ञान से ही तो उपहार है। कंप्यूटर देकर तो विज्ञान ने आज की दुनिया ही बदल डाली है। मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि वाहन भी विज्ञान के ही दिए गए हैं। विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है। चांद की धरती पर उसने अपने कदम भी रख दिए हैं। विज्ञान के इन अनमोल वरदानों के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग के सुख लूट रहा है। इन सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं। विज्ञान के कारण आज जल, थल और वायु में प्रदूषण भी बढ़ गया है। इसमें संदेह नहीं है कि विज्ञान के अभिशाप है, परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में उसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। सच तो यही है कि यदि विज्ञान न होता
तो मानव जाति आज भी वही जीवन जी रही होती जैसे आदिकाल में जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे। इसलिए हमें विज्ञान को वरदान और आधुनिक वैज्ञानिकों का आभार मानना चाहिए। इस उनके प्रयत्नों से ही हमें वे वैज्ञानिक सुविधाएं मिल रही है। अगला प्रश्न है, कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका जवाब यह है कि आपको खुद भी सोचना है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, कलम या तलवार। मैं आपको उदाहरण तो दूंगी ही। कलम लिखने का काम करती है, तलवार युद्ध में काम आती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी है और तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा है। कलम आनंद देती है, उससे समाज में सुख और शांति का प्रसार होता है। वह बुरों को अच्छा बनाती है। रामायण पढ़कर कितने ही रावण राम बन गए। ऐसे ही कई महान लेखक हैं, व्यास, वाल्मीकि, कालिदास आदि कलम के कारण मरकर भी अमर हो गए हैं। और तलवार जो रक्षा का साधन जरूर है, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है, जबकि कलम की शक्ति युगों युगों तक छाई रहती है। इसलिए मेरे विचार से तलवार की अपेक्षा कलम की अधिक महत्वता है। अगला प्रश्न है, दी गई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें यहाँ पर दिया गया ये पर्चा पढ़ना है। शिकागो फपी हमारी पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर गर्म गर्दो गुवार के बांध बीच धरती जैसा एक ग्रह आकार ग्रहण कर रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 करोड़ से 1.6 करोड़ वर्ष की उम्र वाले इस ग्रह का सौर मंडल अभी मुश्किल से किशोरावस्था में है, लेकिन जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एप्लाइड फिजिक्स प्रयोगशाला के मुखिया कैरी सिस्से के मुताबिक यह पृथ्वी जैसे ग्रह के जन्म लेने की बिल्कुल सही अवस्था है। इस सौरमंडल के 2 तारों में से एक के इर्द गिर्द धूल की गहरी रिंग बन गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह रिंग सौरमंडल के बसने योग्य क्षेत्र में जमा हो रही है और एक दिन इस जगह पर धरती जैसे मिट्टी पत्थर से बना ग्रह जन्म लेगा, जिसमें पानी भी मौजूद होगा। सिस्से कहते हैं कि सूर्य जैसे तारे के चारों ओर धूल की ऐसी पट्टियों का जन्म लेना बहुत दुर्लभ घटना है और इसके बाहर की ओर बर्फीली बेल्ट से यह संभावना बनती है कि एक दिन इस ग्रह में पानी भी मौजूद होगा। उन्होंने कहा कि ग्रह का रूप ले रही धूल उन्हीं पदार्थों से बनी है जिनसे हमारी पृथ्वी के क्रस्ट व कोर का निर्माण हुआ है। सिस्से के अनुसार इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक दिन वहाँ धरती जैसा जीवन भी पनपे। उन्होंने कहा कि यह धरती के जन्म की घटना को दोबारा देखने जैसा अनुभव है। इस दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना की तस्वीरें नासा के स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने उतारी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दृश्यों को धरती तक टेलीस्कोप तक पहुंचने में 424 वर्ष लग गए
लेकिन एक नए ग्रह के जीवन की तुलना में यह पलक झपकने जैसा है। उन्होंने बताया कि इस ग्रह को हमारी पृथ्वी जैसा रूप ग्रहण करने में अभी और 10 करोड़ साल लग सकते हैं। यह कब का लेख है? 5 अक्टूबर 2007 का। तो हमें इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? तो वैज्ञानिक अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है, इस घटना से उत्साहित है। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी और ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? तो पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यह आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद होना चाहिए। इसके साथ धूल, मिट्टी की परत होनी चाहिए। ऐसी चट्टानें हों जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ हो। अब आया है अगला प्रश्न, रेखा खींचकर सही जोड़े बनाइए। तो पहला है 424 प्रकाश वर्ष। इसका जवाब है पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी। यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, इसका जवाब 1 है। दूसरा है 1.6 करोड़ वर्ष। इसका जवाब है नए ग्रह की उम्र। 2 नंबर 10 करोड़ वर्ष। इसका जवाब है पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय। ये तीसरा जवाब है। स्पिट्जर स्पेस वो क्या है? नासा का टेलीस्कोप। चौथा जवाब। और 5वां है कैरी सिस्से, जो एक वैज्ञानिक है। यह हमारा 5वां जवाब है। अब आगे बढ़ेंगे। स्वाध्याय। उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। उदाहरण दिया गया है भिन्न, तो उपसर्ग क्या लगाया है? वि। जवाब आएगा विभिन्न। यहाँ पर है देश, देश को उपसर्ग लगाएंगे वि, तो होगा विदेश। तीसरा है पका, तो उपसर्ग लगाएंगे अध। जवाब होगा अधपका। गम, गम पर उपसर्ग लगाएंगे दूर। जवाब आएगा दुर्गम। योग, योग का आएगा प्रयोग। जीव, जीव पर उपसर्ग लगाएंगे निर्जीव। बल, बल के आगे भी हम नी लगा सकते हैं, निर्बल। समझ, तो गैर समझ। सुविधा, सुविधा के आगे लगाएंगे असुविधा।
वांछित तो अवांछित। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है जिसमें हमें प्रत्यय लगाने हैं। उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। उदाहरण है नियम वत्ता इत बराबर नियमित। तो है विदेश। तो हम लगाएंगे पीछे विदेश वत्ता ई, जवाब होगा विदेशी। प्रकृति, प्रकृति वत्ता इक, प्राकृतिक। पुत्र को लगाएंगे ई, पुत्र वत्ता ई, पुत्री। लापरवाह, लापरवाह के पीछे लगाएंगे ई, लापरवाही। चंचल, चंचल के पीछे लगाएंगे ता, चंचल वत्ता ता बराबर चंचलता। यंत्र, यंत्र के पीछे लगाएंगे इक, यंत्र वत्ता इक बराबर यांत्रिक। मानव, मानव के पीछे लगाएंगे ता, मानव वत्ता ता बराबर मानवता। हंस, हंस के पीछे लगाएंगे ई, हंस वत्ता ई बराबर हंसी। तीसरा प्रश्न है चित्र के आधार पर काव्य की रचना कीजिए। तो यहाँ पर 2 लाइनें दी गई हैं जिसके आधार पर आप खुद प्रयत्न कीजिए एक अच्छी सी कविता बनाने के लिए। चौथा प्रश्न है देश की उन्नति, विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे? किसान या सैनिक? कारण सहित अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो यह पत्र आपको खुद लिखना है कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए जितना महत्व किसान का है उतना ही सैनिक का भी है। तो दोनों के महत्व लिखिए और अपने मित्र को लिखिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। भाषा सज्जता। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। पहला है निधि बहुत काम करती है, रुद्र बहुत हंसता है, दिव्येश और चिराग बहुत घूमते हैं, जूही और रिया ने बहुत खरीदी की, मुझे आज बहुत खुशी है, कल सविता बहुत हंसी थी। ऊपर दिए वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि रेखांकित शब्द बहुत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लिंग, वचन, काल बदलने पर भी उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जिन पदों की रूप, लिंग, वचन, काल या कारक के कारण नहीं बदलते, अर्थात जो सदैव एक से बने रहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। जिनमें व्यय न हो अर्थात विकार या परिवर्तन न हो, उसे अविकारी पद कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उनमें प्रयुक्त गाढ़े शब्दों पर ध्यान दीजिए।
एक लड़का धीरे धीरे चल रहा है। एक लड़की धीरे धीरे चल रही है। कुछ लड़के धीरे धीरे चल रहे हैं। बहुत सी लड़कियां धीरे धीरे चल रही हैं। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। हम धीरे धीरे चलेंगे। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त धीरे धीरे शब्द ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग पुल्लिंग, एकवचन कर्ता लड़का, स्त्रीलिंग बहुवचन लड़कियां और अंतिम विधान में काल परिवर्तन हुआ है। फिर भी धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः धीरे धीरे अव्यय है। अव्यय शब्दों की सूची और, तथा, अथवा, या, वाह एक उद्गारवाचक है। आहा, वह भी एक उद्गारवाचक है। कल, अधिक, धीरे धीरे, ऊपर, ये सारे अव्यय शब्द की सूची है। निम्नलिखित वाक्यों में से ऐसे पद ढूंढिए जो अव्यय है। पहला वाक्य है, उमंग और स्मित घर चले गए। तो यहाँ पर और अव्यय है जो उमंग और स्मित दोनों संज्ञाओं को जोड़ने का काम करती है। दूसरा है, तुम्हें अपने जन्मदिन पर कैमरा चाहिए या मोबाइल फोन। तो यहाँ पर या अव्यय है जो कैमरा और मोबाइल में से किसी एक को निर्देशित करती है। तीसरा है, वाह क्या कैच लिया है। तो यहाँ पर वाह एक प्रशंसात्मक उद्गार सूचित करता है जो अव्यय है। चौथा है, दुर्योधन तथा कर्ण में गहरी मित्रता थी। तो यहाँ पर अव्यय क्या होगा, तथा। तथा शब्द दुर्योधन और कर्ण की दोनों संज्ञाओं को जोड़ने का कार्य करती है। पांचवा है, वह तेज दौड़ा। तो यहाँ पर तेज अव्यय है जो दौड़ने की क्रिया की विशेषता बताता है। ये सारे शब्द ऐसे हैं जिनके रूप में कभी कोई परिवर्तन होता नहीं है। अब आप सोचिए कि आपने जिन शब्दों को अव्यय के रूप में चुना है, क्या वे अन्य अव्यय है? तो यहाँ पर हमारा पाठ पूरा होता है।